ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, 2011-12 है ना, इसका डिस्कशन किया था। कुछ डाउट है? ट्राई किया आप लोगों ने या आगे डिस्कस करें? 2000 क्या 9-10 है ना, 11-12 तो हो गया ना, 9-10 तो डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर वापस इधर देखें, सर आप आंसर की थोड़ा सा ढूंढ के दीजिएगा। हाँ मैं ट्राई करता हूँ, वैसे मेरे पास कोई अलग सा कोई जुगाड़ नहीं, मैं भी ऑनलाइन ही सर्च करूंगा, तो आपको भी ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। और इसमें अगर मान लो आंसर की नहीं भी है तो क्या दिक्कत है, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, ये चीज़ है ना। सर ऑनलाइन नहीं मिल रहा है सर, 2008 2009। हाँ नहीं होगा एक्चुअली, इसे मिल नहीं रहा होगा ना, क्योंकि ये जो 2008-9 का एग्जाम ऑफलाइन होता था और पेन पेपर पे जैसे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वही वो जैसे बबल करते हैं ना, ये जो बबल करने वाला सिस्टम था, सर्कल को डार्क करना, तो वो वाला एग्जाम उस तरह से होगा। तो उसमें एक्चुअली आंसर की ऑफिशियल आंसर का रिलीज नहीं हुआ, तो उस समय दूसरी बात ये भी है कि उस समय इंटरनेट इतना वो नहीं था। इंटरनेट तो अभी बाद में 2010 के बाद इंटरनेट का समय आया है, तो अब सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं। तो 2010 से पहले के जो पेपर्स हैं, आंसर की मुश्किल है, जैम का भी नहीं होगा, देखिए आप ऑफिशियल आंसर की गिट का भी नहीं है, क्योंकि उससे पहले इंटरनेट उतना था ही नहीं। अब क्या है, कोई भी एग्जाम होता है तो एग्जाम की पर्टिकुलर वेबसाइट बनती है, उस वेबसाइट पर अपडेट आते हैं। उस समय कोई वेबसाइट नहीं होती थी, है ना। पहला गेट उनका वेबसाइट जो मुझे लगता है बना होगा 14-15 के बाद ही बनना शुरू हुआ है, 2015 के बाद ही ये है, उससे पहले नहीं होगा। तो इसलिए नहीं, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी कहाँ से ढूंढ के दूंगा। अगर ऑनलाइन होगा तभी दे पाएंगे, नहीं तो कोई दूसरा, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जो रास्ता आपके पास वही मेरे पास भी। तो ये अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद पे सॉल्व कीजिए, डिस्कस कीजिए ग्रुप में, और 2-3 लोग अपना आंसर की बना कर दे दो, मैच कर लेंगे लोग, ये भी कर सकते हो। मान लो 10 बच्चा सॉल्व कर रहा है, तो अपना आप क्वेश्चन नंबर आंसर की क्वेश्चन लिख के पोस्ट करो ग्रुप में, सब लोग अपना अपना, फिर मैच करो, कहाँ जिसके अलग हो रहे होंगे आप डिस्कशन करो कि क्या अलग है, क्यों गलत आ रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरे आप अपना आंसर की बनाओ, आपका जो आंसर है वो बनाओ, दूसरा उसका बनाएगा क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन नंबर का, फिर आप मैच करो कि सेम है कि नहीं, जिसका अलग है आप खुद डिस्कस करो या मुझसे डिस्कस करो, ये चीज़ है। तो खुद में आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए 2009 का हम डिस्कस करते हैं पहले, फिर 10 का करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 2000 कल 2011 से 2023 तक का गेट वीआईक्यू डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग गेट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि गेट स्टैटिस्टिक्स 2019 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये जो पेपर है दिस इज 2009 गेट मैथमेटिक्स, ठीक है ना, गेट मैथमेटिक्स का पेपर है। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा गेट स्टैटिस्टिक्स 2024 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से क्या क्या क्वेश्चंस है, बस प्रैक्टिस पर्पस के लिए, और आप सॉल्व करके देख लीजिए जो भी है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस में क्या है, सेट ऑफ मैट्रिसेस ए जहां ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है? तो n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक है, पहले तो डायगोनल पे सारे जीरो हो गए, अब जो इधर आएगा वही इधर आएगा, तो हमें बस ये डिसाइड करना कितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं, कितने वेरिएबल चाहिए मुझे, कितने वैल्यू चाहिए एक मैट्रिक्स को स्पेसिफाई करने के लिए, मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो कितना चाहिए देख लीजिए, यहाँ पे n-1 चाहिए, यहाँ पे n-2 चाहिए, लास्ट में 1 चाहिए, n-1 प्लस n-2 अप टू 1, तो 1 से लेके n-1 तक का सम कितना होगा? बताओ भाई। लेकिन क्या है डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस दिस, ओके, हाँ, ए आई जे बराबर माइनस है, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल जीरो है, हाँ, उधर जो आएगा वो इधर आएगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर, वो एक मिनट, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रियल मैट्रिक्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। जो मैं अभी कर रहा था वो रियल मैट्रिक्स के लिए कर रहा था, है ना। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या होगा, कितने एलिमेंट चाहिए आपको? हाँ, एक एलिमेंट दो चाहिए। बताओ इसका सम बताओ, छोड़ो पहले इसका सम बताओ क्या आएगा 1 से लेके n-1 तक का। n-1 into n-2/2। ए पक्का चेक कर लो पहले। फॉर्मूला ठीक से कर, ये सब एग्जाम में क्या होगा, पूरे सॉल्व कर दोगे और एंड में तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, तो उससे 0 मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन में, अगर ये सब ठीक नहीं है तो बेसिक्स हैं। तो 1 से n तक का सम क्या है, n into n+1/2। तो 1 से n-1 तक का सम क्या होगा, n-1 into n/2। तो n into n-1/2, तो n² - n/2। तो अगर ये रियल मैट्रिक्स होता ना, ध्यान दीजिए, अगर ये रियल मैट्रिक्स होता तो इसके डायमेंशन ये होती, क्योंकि रियल नंबर चाहिए तो मुझे इतने रियल नंबर चाहिए ये मैट्रिक्स बनाने के लिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, a प्लस आयोटा b। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इक्विवेलेंट है 2 रियल नंबर के, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए 2 रियल नंबर चाहिए ना, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, दोनों रियल, a प्लस आयोटा b। a एंड b आर रियल नंबर, तो a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली आप देखेंगे तो ये भी होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो एक्चुअली r² के इक्विवेलेंट होता है। जो प्लेन है xy प्लेन, उस प्लेन पे जो भी पॉइंट एक लोकेट करेंगे वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x, y मतलब x प्लस आयोटा y। तो मेरा मतलब ये है कि जस्ट 2 टाइम कर दीजिए, तो इसके हिसाब से आंसर ये आ जाएगा। अगर रियल मैट्रिक्स होता तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन होता है दिस। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो इनटू 2 कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए 2 रियल नंबर चाहिए मुझे, a प्लस आयोटा b a b, तो इनटू 2 कर दिया। तो इतने नंबर्स मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए, तो डायमेंशन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस इज दिस, तो ये हो जाएगा द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप तो इसका क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू निकालने के बाद आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, फिर मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा। तो आपको प्रोसीजर पता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आएगा उसी के फैक्टर्स मिनिमल पॉलिनोमियल होंगे। तो देखना है कौन सा लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल जो जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, तो वो हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। ये सब न्यूमेरिकल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सब न्यूमेरिकल का ही है। F1 2 3 4 ये न्यूमेरिकल में पता नहीं था क्या मीनिंग है, न्यूमेरिकल का मुझे लग रहा है, छोड़ दो ये सब। तो हमें अपने काम का क्वेश्चन देखना है। ये सब इंटीग्रल इक्वेशंस ये सब नहीं है हमारे सिलेबस में, लेवेक मेजर भी नहीं है, ये सब इंटीग्रल ये सब नहीं है, फील्ड रिंग, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ये हमारे सिलेबस का है ना 16 नंबर। EF FGH पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मतलब 2 का इंटरसेक्शन बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी में। अच्छा, FGH तीनों की प्रोबेबिलिटी पता है, और यहां से तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G, G इंटरसेक्शन H, H इंटरसेक्शन F, तीनों आ जाएगा यहाँ से क्योंकि पता है, और ये भी दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 इवेंट अगर, आसान है ना। तो F यूनियन G यूनियन H, जस्ट फॉर्मूला लिखिए और सारे इंफॉर्मेशन पता है क्वेश्चन में। x एक रैंडम वेरिएबल है, ex² और ex दोनों 1 के इक्वल है। बताइए। यस, सो यहाँ अगर वेरिएंस निकालेंगे तो आप 0 आ जाएगी। एंड ओनली डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल हैज वेरिएंस 0, तो x हैज वेरिएंस 0 इफ एंड ओनली इफ x इज डीजेनरेट। तो डीजेनरेट, तो बताइए इसका एक्सपेक्टेशन कितना आ जाएगा? 1। एक मिनट, 1 कैसे हो जाएगा, रुको, डीजेनरेट किस पे है ये? हाँ अच्छा एक मिनट, ये डीजेनरेट किस 1 पे है? ओके ओके ठीक है मेरे, हाँ तो ये डीजेनरेट है 1 पे, है ना, तो डीजेनरेट है 1 पे, तो यहाँ से हर बार सेम ही रहेगा, चाहे पावर कुछ भी ले लो, ठीक है। डीजेनरेट एट 1, तो 1 स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर लो, ओके।
तो डिजेनरेट का कोई भी पावर डिजेनरेट ही रहेगा, बर्नौली का कोई भी पावर बर्नौली ही रहता है, ये चीज है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर डज नॉट होल्ड, किसमें मीन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, नॉट होल्ड कह रहा है, तो मीन एग्जिस्ट, इन सब में मीन एग्जिस्ट करेगा, इसका मीन एग्जिस्ट नहीं करता है। बताइए, ये कह रहा है कि ट्रेस ऑफ a की पावर 102, तो आपको पता है, ध्यान से देखिए इसको, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो मैं बता दूं 100। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका आइगन वैल्यूज की पावर का ऐड करते हैं। यस यस, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी ना, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, वो जो क्वेश्चन था उसमें उसे ये है, तो ये जो ना, ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या है, a की जो आइगन वैल्यू है वो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब दे आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये सॉल्यूशन है x क्यूब बराबर 1 के 3 सॉल्यूशन है, इट इज द 3 सॉल्यूशन ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। पूछ कह रहा है ट्रेस ऑफ 1, तो मुझे बताइए a की पावर 102 की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? 111। अरे कैसे? तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होगा। जी जी जी, हाँ तो पहले वैसे बताओ ना, तो ओमेगा की पावर 102 और ओमेगा की पावर हो जाएगी 204, है ना, पावर 102 कर देंगे, और ओमेगा क्यूब 1 होता है आप जानते हैं, तो ओमेगा एक्चुअली 3 का मल्टीपल है 102, है ना, 2 + 1 3 होता है, 2 + हाँ, तो ये जस्ट 1 1 1 हो गया, ओके। तो यहाँ से ट्रेस कितना आ गया फिर 3, ओके। इनमें से कौन सा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है? अब सिंपल, यहाँ पे जो कोई बच्चा सॉल्व कर रहा होगा तो उसके मन में पहला क्वेश्चन ये आएगा ना कि डायगोनलाइजेबल होता क्या है, जिसको नहीं पता है तो पहला मन में क्वेश्चन ये आएगा कि होता क्या है, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। चलिए, तो डेफिनेशन तो हमने देखा था कि देयर एग्जिस्ट P इस तरीके से कि डिटरमिनेंट P नॉन जीरो हो और P इनवर्स AP डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, तो ये डेफिनेशन हमने यूज किया था। थ्योरम्स के लिए दूसरा थ्योरम ये है कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल, मतलब आइगन वैल्यू लैम्डा जितनी बार आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर भी मिलने चाहिए, तब जाके डायगोनलाइजेबल होगा। सर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल होता है, तो पहला वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ सिमेट्रिक हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा, यस, तो ए हो जाएगा, है ना, सिमेट्रिक हमेशा डायगोनलाइजेबल, ये तो होगा ही, और यह चेक भी कर सकते हैं, लैम्डा 1 + लैम्डा 2 यहाँ 3 और लैम्डा 1 × लैम्डा 2 1 ऐसा है। सो दो नंबर जिसका सम तो 3 है लेकिन प्रोडक्ट 1 है, तो ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना, तो उससे आ जाएगा। सब बी वाले का मिनिमम पॉलिनोमियल लीनियर में आएगा, तो ये भी हो जाएगा। हाँ अच्छा, पूछो तो ओ हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो हम जो बता रहे हैं डायगोनलाइजेबल, हम जो टिक कर रहे हैं वो डायगोनलाइजेबल है, सो दिस इज डायगोनलाइजेबल, दिस इज, क्योंकि इसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ गए ना, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो डायगोनलाइजेबल हमेशा होगा, क्योंकि इसके इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे, तो ये भी डायगोनलाइजेबल है, ये भी डायगोनलाइजेबल, मुझे चुनना है कौन सा नहीं है, मुझे क्या चुनना है कौन सा नहीं है, तो कई बार एग्जाम में ये गलती भी होती है, जैसे मैं अभी है ना, हम लोग क्या टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर याद आता है वो तो उल्टा पूछा था, तो ध्यान रखना आपको कि पूछा है नॉट डायगोनलाइजेबल, ये डायगोनलाइजेबल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है, इवन इट इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, मतलब P जो है सिर्फ नॉन सिंगुलर नहीं, P आपको ऑर्थोगोनल भी मिलेगा, किसमें, सिमेट्रिक के लिए, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके लिए P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगा जहां P इनवर्स AP D हो जाएगी, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। यहां से कीजिए, तो इसका आपको देखना पड़ेगा, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो होगा ही डायगोनलाइजेबल, यहाँ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो होगा ही डायगोनलाइजेबल, थ्योरम से डायरेक्टली कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल, मैट्रिसेस विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आर डायगोनलाइजेबल, ये थ्योरम्स हैं, प्रूफ देख सकते हैं कैसे आया है, तो ये दोनों डायगोनलाइजेबल है ही। इसकी बात करते हैं, तो इसका जो ट्रेस है वो 0 है
और डिटर्मिनेंट है वो 1 आएगा। तो बताइए 2 नंबर इसका प्रोडक्ट 1 है और सम 0 हो जा रहा है, कौन सा नंबर है? प्लस माइनस आयोटा। ओके, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो एक आयोटा है एक माइनस आयोटा है, प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगी, सम 0 आ जाएगी। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ गई, तो ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो ये नहीं है डायगोनलाइजेबल, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसे चेक कीजिए, इसकी दोनों आइगन वैल्यू 1 है। मैं आपको दिखाता हूं करके कि डायगोनल क्यों नहीं है। तो थ्योरम क्या कहता है कि इसके पास आइगन वैल्यू 1 है, मतलब 1 इज आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी 2, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं उसको। तो मुझे इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालूंगा, और अगर 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ गया तो डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए तो ये मेरा ए है, तो आइगन वैल्यू तो मिल ही चुका है लैम्डा, तो मैं क्या करूंगा a माइनस लैम्डा आई टाइम्स v इज इक्वल टू 0। तो a माइनस आई कर देंगे तो 0 1 0 0 हो जाएगा। v है मान लीजिए v1 v2 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से क्या हो गया, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 बराबर 0 आ गया, है ना, यही बनेगा 0 बराबर 0। तो v2 बराबर 0, तो जो v मैंने लिया था वो क्या लिया था, v1 v2, और मुझे क्या मिला, v2 बराबर 0, तो v1 0, तो v1 कॉमन लेंगे 1 0, तो ये आइगन वेक्टर आया 1 0। तो सिर्फ एक ही लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ रहा है, तो इसलिए बोलूंगा मैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 थी, दे आर डिस्टिंक्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, अगर दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, मान लो यहाँ से 0 नहीं आता है ना, जैसे आया था 0 बराबर 0, फॉर एग्जांपल ये 0 मैट्रिक्स बन जाता। एग्जांपल के लिए बता दूं आपको मैं कि 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, आप चेक कर सकते हैं। क्यों है, क्योंकि वहां दोनों 0 आ जाएगा, वहां कुछ आएगा ना 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा इस केस में। तो उसके इस केस में आइगन वेक्टर आपको ऐसा मिलेगा v1 v2, इसका मतलब v1 1 0 v2 0 1। तो दिस मैट्रिक्स, इसके पास भी दो आइगन वैल्यू है 1 1, मतलब हालांकि 1 एक ही आइगन वैल्यू है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा आपको। दिस इज डायगोनलाइजेबल बट दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। क्यों, रीजन आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि उस वाले केस में 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 आएगी। यहाँ पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो डायगोनलाइजेबल इसलिए नहीं है। ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ट्राई कर सकते हैं आप, क्या फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन हमारा सिलेबस में है नहीं ना, कहीं सिलेबस में वर्ड आया है लिखा हुआ, नहीं है ना, ये गेट मैथमेटिक्स में होगा, हमारे पास नहीं है। वी कॉलम स्पेस है इसका, तो पूछ रहा है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बताओ इसका, छोड़ दो, ये हमारे सिलेबस का नहीं है। ये कर सकते हैं आप लोग इजीली। तो ये तो सिंपल है, आपको ये दे रखा है रीजन जिस पे इंटीग्रेट करना है, तो आसान है। तो अभी देखो प्रॉब्लम ये है, अभी अगर इंटीग्रेट करोगे तो कर तो सकते हैं ना, क्योंकि e की पावर -x e की पावर -y, तो x का रिस्पेक्ट में आसान है इंटीग्रेट करना, हो जाएगा। जस्ट x की लिमिट लेंगे तो 0 से y, और y की लिमिट लेंगे 0 से इंफिनिटी, बस कैलकुलेट करके देख लो। ये क्या है, fn(x) खुद एक फंक्शन है, और तो आपको लिमिट ऑफ फंक्शन पूछ रहा है ना, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हमारे पास नहीं है ना, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, fn है हमारे, हमने हमारे समझ क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है। और फंक्शन का यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शन नहीं है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है। ये लीजिए, तो ये हमारे सिलेबस का है 41। x कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है, ex² 3 है, ex 1 है, तो पूछ रहा है ये किसके इक्वल आएगा। नहीं, इसको ब्रेक करना पड़ेगा ठीक से आपको। यहाँ सपोर्ट क्या है, x नॉन नेगेटिव है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, और i इसने नॉन नेगेटिव मतलब क्या, पॉजिटिव या 0, तो ये है।
और यहाँ आई 1 से स्टार्ट किया है इसने। हाँ 0 से करेगा तो बात बराबर ही है, अगर ये 0 से भी करेगा तो क्या ही दिक्कत होगा, क्योंकि 0 पे तो 0 ही हो जाना है। तो आई इंटू एक्स मोर देन इक्वल टू आई। एक्चुअली जहां तक मुझे याद है अगर ऐसा होता ना ये सर 2x into 1 minus capital Fx equal to e of x square होता है ना। क्या क्या 2 इंटू 2x into 1 minus fx। एफ एक्स क्या पीडीएफ हाँ सीडीएफ, अच्छा ये मींस पीडीएफ हाँ कैपिटल F। जी ये सर e of x square होता है, हाँ। तो यहाँ पर e of x square दिया हुआ है, लेकिन ये ना ये डिस्क्रीट है, तो आपको पता है ध्यान ये रखना होता है कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ सपोर्ट बहुत कॉन्टिन्यूअस सेम ही है होगा, नहीं वहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन यूज करना हाँ है। वो सेम है, सीडीएफ गिवन होगा तब, यहाँ पे सीडीएफ गिवन नहीं है। ये एक्चुअली इसको आप लिखेंगे तो ऐसा आएगा आई इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन आई फ्रॉम 1 से इंफिनिटी या 0 से इंफिनिटी। तो अब ये चेक कीजिए ये इक्वल आएगा, बट यहाँ प्रॉब्लम पता क्या हुआ है कि x बराबर i लगा रखा है, इक्वलिटी भी लगा रखा है, तो इक्वलिटी को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा हमें, ये हमें पता ही, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ex आप लिखते हैं तो क्या मतलब है, समेशन प्रोबेबिलिटी एट x इंटीजर वैल्यूड है तो 0 से इंफिनिटी, इसको खोलिए जरा, तो पहला टर्म 0, दूसरा 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 2, 3 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 3 एंड सो ऑन। अब देखिए ध्यान से, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, तो यहां आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, अच्छा आई नहीं, वहां पे आई नहीं होगा, ये विदाउट आई, ओ ये जस्ट विदाउट आई, ये एक्स विदाउट आई आएगा, तो ये कुछ और होगा, आई टाइम कुछ और होगा। देखिए तो यहां से क्या मैं इसको लिख सकता हूं, रुको 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 आराम से रुको, अभी देखते हैं। वो डिस्क्रीट में है ना, इक्वलिटी होने या ना होने से बहुत फर्क पड़ता है डिस्क्रीट में, क्योंकि पॉइंट पे मास है, ठीक है ना। वहां जो फॉर्मूला मैं लगा रहा था वहां सीडीएफ गिवन है, तो सीडीएफ क्या है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स, तीनों का सीडीएफ एक जैसा ही लिखा जाता है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है कि आप एक्स को लिख दो इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 1 माइनस एफ एक्स डी एक्स, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीडीएफ इज राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ऐसे नहीं आंख बंद करके कुछ भी लगा देंगे, आपको समझना पड़ेगा कहाँ क्या डिफरेंस है, और यही जो माइनर माइनर डिफरेंस है एंट्रेंस में उसी पे क्वेश्चन बनते हैं, ताकि उनको पता है कि आप कहाँ फंसोगे, है ना। तो मोटे तौर पे जो सबको पता है वो एग्जाम में क्यों पूछेगा, वो पूछते हैं वो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, अगर उस तरह क्वेश्चन आते हैं जो सबको पता है तो डिफरेंस क्रिएट थोड़ी करेगा कोई, ये है। तो मार्क्स के डिफरेंस क्रिएट कहाँ होते हैं, ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो ज्यादातर को लगता है सही है लेकिन कुछ को पता है गलत है, क्यों गलत है उसके पीछे की वजह। तो अगर आप वहीं पे आप गलती करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, और यही जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो जहाँ पे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं एंट्रेंस से पूछते हैं वो लोग, ये चीज है। आप अपने हिसाब से सॉल्व करके देखो, आंसर आ रहा है, जैसे आप मुझे जो बता रहे हो हिंट दे रहे हो वो आप खुद सॉल्व करके देखो और बताओ क्या आंसर आ रहा है, उससे आंसर नहीं आएगा आपका, लेकिन आप ऐसे ही बिना मतलब बता रहे हो मुझे, आप जैसे आपको लगता है कुछ सही है तो सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर बताओ, अगर आंसर मैच करा फिर आप मुझे समझाओ कि सर मैं ऐसे ऐसे किया और ये सही है, ये चीज है। कोई गलत अप्रोच बताने से क्या ही फायदा है, जो आप बता रहे हो उससे सॉल्व करो और आंसर आ रहा है तो आपका अप्रोच सही है ना, ये चीजें। तो यहां से देखो ध्यान से, x मोर देन 1, अभी x मोर देन 1 में क्या क्या हो गया, चलो मोर देन इक्वल टू 1, तो यहां से अब क्वेश्चन है कहां से स्टार्ट करूं, है ना। अगर 0 से स्टार्ट करता तो जैसे मैं 0 लिख रखा था, तो यहां से ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर मैं ये लिख देता हूं फिर सी, तो यहाँ पे 1 से सारे कवर हो गए, तो मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये क्या आप कन्विंस्ड हैं, ये जो लिखा है मैंने ये सही है, चेक कीजिए। देखिए ये लिखने का मतलब है कि x की वैल्यू 1 2 3 4, तो एक एक टर्म सब में से यहाँ ऐड हो गया, तो ये वाला काम चला गया इधर, अब यहाँ एक बचा हुआ है, तो वो एक एक टर्म क्या किया मैंने, 1 टर्म फ्रॉम हेयर, इसमें 2 है, 2 टाइम है ना,
तो वन टर्म फ्रेम में वन टर्म है, एक एक टर्म सब में से आप एक साथ लिख दो तो ये आ गया। फिर यहाँ क्या हुआ, 2 से स्टार्ट हो रहा है x, तो x 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6। तो यहाँ से मैं ये बनाना चाह रहा हूँ कि दिस इज समेशन प्रोबेबिलिटी x मोर देन i फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मैं इस तरह लिख रहा हूँ। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू i फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब चेक कीजिए, ठीक है जी, देख लीजिए। तो यहाँ जब आप 1 रखेंगे तो मोर देन इक्वल टू 1, तो 1 से सारे टर्म आ गए, फिर 2 से आ गए, फिर 3 से आ गए, तो ये या ये लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं प्रूफ करने की ये कोशिश कर रहा था कि जब x इंटीजर वैल्यूड हैं 0 1 2 डॉट 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 ये जो है, तो इस केस में आपका ये फॉर्मूला है। लेकिन हमसे क्या पूछा, देखिए हमसे ये नहीं पूछा एग्जैक्टली, डिस्क्रीट में ex जो है ये हमारे पास है, ठीक है ना। तो ex जो है समेशन x मोर देन i और i फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी इस तरह से है। तो यहाँ i 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देना, यहाँ i 1 से स्टार्ट हो रहा है, इक्वलिटी लगा हुआ है। अब हमसे क्या पूछा है, सो हमसे पूछा गया है वहां पे, देखिए अब तो ये रैक नहीं बन रहा ना, तो उसको हमें डिराइव करना पड़ेगा। तो डिराइव करेंगे तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी है। तो यहाँ मैं लिखा था 0 से इन्फिनिटी i नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ ऐसा पूछा है i फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, अच्छा इन्होंने 1 से जैसे लिया है, एक मिनट मैं डिफरेंस नहीं लिखूंगा ना, 1 से स्टार्ट किया ना, 1 से ही लिखते हैं। तो 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। बताइए तो i के होने से क्या फर्क पड़ेगा? सी इजी है ना, f0 दे रखा है, f1 दे रखा है, h0 में f0 f1 है, और आपसे पूछ रहा है कि पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होगा। तो जस्ट क्रिटिकल रीजन निकाल लो, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगा के दिस अपॉन दिस लेस देन इक्वल टू k, क्रिटिकल रीजन आ जाएगी, क्रिटिकल रीजन से अल्फा दे रखा है, k आ जाएगी, और k से फिर पावर आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास xy इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म 0 1 है, तो ये भी इजी है, ग्राफ बनाओ जैसे 0 1 0 1 ये है। अब इस रीजन में आप, ये सैंपल स्पेस है आपका, इस रीजन में इसका ग्राफ बनाओ और इस पे इंटीग्रेट करो, डबल इंटीग्रेशन जॉइंट पीडीएफ, तो उससे आ जाएगा, ठीक है ना। इजी है ये भी, जस्ट कैलकुलेशन है इसमें और कुछ खास नहीं है। तो आप सॉल्व करके आओ, कल जो क्वेश्चन रह जाएगा वो मैं सॉल्व करूंगा, बट आपको ट्राई करके आना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं हमारे सिलेबस में, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, ये वाला होगा। तो ये आपको दे रखा है, यू कैन सी यहाँ पे कुछ ना कुछ वैसा बनेगा, y 0 है ना, नॉर्मल y स्क्वायर है और y यूनिफॉर्म 0 है। यस, तो इस तरह से कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा fy fx। तो y तो यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा और x गिवन y हो जाएगा नॉर्मल में क्या, y कॉमा y, नॉर्मल y स्क्वायर। हाँ मतलब यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये क्या फॉर्म बना रहा है, y स्क्वायर या y, ध्यान दो, 1/√2 पाई x माइनस म्यू अपॉन, यही बनेगा ना, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो सिग्मा इज रूट y, तो सिग्मा स्क्वायर इज जस्ट y, तो y y मतलब म्यू इज y एंड सिग्मा स्क्वायर इज आल्सो y। तो ये हो गया बस। अब हो गया, पूछा है वेरिएंस ऑफ x, तो फॉर्मूला लगा लीजिए, वेरिएंस ऑफ x पूछ रहा है, तो कंडीशनल से, क्योंकि ऐसे x का मार्जिन निकालेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो वेरिएंस ऑफ x बराबर e ऑफ वेरिएंस ऑफ x गिवन y प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, इस वाले फॉर्मूले से इजीली आ जाएगा। फिर कह रहा है कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, तो इसका भी फॉर्मूला है, कोवेरिएंस बिटवीन x y को मैं लिख सकता हूं कोवेरिएंस बिटवीन
एक्सपेक्टेशन x गिवन y कोमा y, और ये तो पता ही है नॉर्मल y का y है, तो ये आ जाएगा कोवेरिएंस y कोमा y, और y y का कोवेरिएंस कितना होता है, वेरिएंस y, और वेरिएंस y कितना है जी, y क्या था यूनिफॉर्म 0 1, तो वेरिएंस कितना है 1/12 हो गया। ये भी ऐसे हो जाएगा, इजी है, दो लाइन बस है, तो ये खत्म हो गया होगा यहीं पे, ठीक है। तो ये पेपर तो हो ही गया, मुझे 60 ये कर सकते हैं 60 कर सकते हैं, हाँ मतलब ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं आप। 2 वेरिएबल का है ना, तो ये 2 वेरिएबल फंक्शन है, k कांस्टेंट है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट 1 2 इन डायरेक्शन ऑफ दिस इज दिस, तो इससे k निकल जाएगा, ये इसलिए लिख के दिया है कि डिफरेंशिएबल भी है, तो डेल f डॉट डी कैप बराबर ये दे रखा है 15/√2, तो ये कंडीशन क्यों दिया है, ताकि यहाँ से k निकल आएगा, तो k निकल आएगा तो एग्जैक्टली फंक्शन पता चल गया, अब फंक्शन पता चल गया तो k तो यहाँ से निकल आएगा, ओके। तो ये एक फॉर्मूला ये था डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, दूसरा फॉर्मूला भी आपको याद होगा h टाइम, तो जो पॉइंट दे रखा है किस पॉइंट पे पूछ रहा है 1 2 पे, तो 1 2 प्लस h टाइम ये d मान लो ये u है, तो 1 2 प्लस h टाइम u माइनस f एट 1 2 अपॉन h, यही था ना h टेंड्स टू 0, तो ये भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव था f इन डायरेक्शन ऑफ u, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उससे आ जाएगा। फिर द वैल्यू ऑफ f एट अ लोकल मिनिमम इन द रेक्टेंगुलर रीजन दिस, तो इस रीजन में फंक्शन की लोकल मिनिमा वैल्यू क्या आएगी, तो इन्होंने फिक्स कर दिया है ना कि x की वैल्यू -3/2 से 3/2 होगी, y की वैल्यू -3/2 से 3/2 होगी, तो बस ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन हो गया, इसमें x y फिक्स हो गया -3/2 + 3/2, तो इस रीजन के अंदर देखना है आपको। तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट इसमें होने चाहिए, अगर नहीं है तो इग्नोर कर देंगे, अगर इसमें है तो आपको एंड पॉइंट पे भी निकालना पड़ेगा, तो ये जो बाउंड्रीज है इन बाउंड्रीज पे अलग से आपको याद होगा कोई सिंगल वेरिएबल फंक्शन है और साथ में क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो क्या करते हैं क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट उन दोनों पे चेक करते हैं फंक्शन, सेम यहाँ भी है क्रिटिकल पॉइंट इसमें आएगा तो उस पर चेक करेंगे, फिर यहाँ 4 बाउंड्री पॉइंट है पहले तो उस पर करेंगे कॉर्नर पॉइंट पे, फिर ये कर्व भी है बाउंड्री कर्व पे भी चेक करना पड़ेगा, तो ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देन डिसाइड होगा मैक्सिमम मिनिमम क्या है। तब ट्राई करके आइए, ट्राई करेंगे तो सीखेंगे ये चीजें, ट्राई करके आओ, नहीं होता तो अगले क्लास में पूछो, ठीक है। इसको ट्राई करो, वो वाला फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला जस्ट देखना है, वो 1 मिनट का हो जाएगा बस। तो ये 2010 किसका था, ये 2009 का, 2009 का ये गेट का हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, आसान ही है, 1-2 फॉर्मूला बेस्ड था, जो फॉर्मूला देखना है जस्ट, ठीक है। तो देख लो, कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो अगला